नमस्ते, राम राम सभी को। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। और आज हम जो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करने वाले हैं, ये मैं आज इंस्टाग्राम पे भी स्ट्रीम करने वाला हूँ, इसलिए उसमें कुछ सेकंड का डिले लग रहा है। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ओके जी, तो अब हम इंस्टाग्राम पर भी लाइव जा रहे हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बार फिर से हम बात करेंगे जो कुलदीप सेंगर पे जो केस चल रहा है उसके बारे में है। कल सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में उस केस पे हियरिंग है। और मेरा ये मानना है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम इतना शोर मचा रहा है कि वो किसी तरह से जजेस को इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें प्रेशराइज कर सके, ताकि जो उन्हें सूट करता है उस तरह का डिसीजन मिल सके। तो इस पे आज बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। तो पहले उन्हीं का स्वागत करते हैं। नमस्ते बाबा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप म्यूट हैं बाबा जी, म्यूट पे हैं आप। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम बाबा जी। मैं इस केस को बहुत ज़्यादा पहले से ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा जी पिछले 5-6 वर्षों से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा इंसाइट्स होंगे इस पे। जो अभी तक मुझे समझ में आया है वो हमने पिछली लाइव में वैसे डिस्कस कर लिया था, और अभी मैं इसकी बात भी कर रहा था कि मुझे जो फीलिंग आ रही है बाबा जी वो ये है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो ये चिंदी अलायंस या इंडी अलायंस जो भी हम उसे बोलते हैं उनका है, और उन्होंने इसमें से अपना पॉलिटिकल फायदा निकालना है। उस सब को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर टाइप का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो तथ्यों से, फैक्ट से बहुत दूर है। उसमें इमोशनल ड्रामा आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये जो मैं शब्द ड्रामा यूज कर रहा हूं वो रेप जैसे संगीन केस के लिए यूज कर रहा हूं, जहां पर एक लड़की के साथ एक पावरफुल आदमी रेप करता है। अब हमारी कुछ इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशंस रही हैं जहां पर इस तरह के इंसिडेंट्स होना कोई बहुत रेयर नहीं था। हमने बहुत बार देखा है कि पावरफुल लोगों ने अपनी पावर का फायदा उठाते हुए कमजोर लोगों के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह का काम किया है। फिर उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस पे फिल्में भी बनी है, जैसे वो एक दामिनी फिल्म एकदम से स्ट्राइक करती है, माइंड में आती है। और इनिशियली मैंने जब हफ्ता पहले ये चीज देखी थी तो मुझे भी लगा था यार ये तो बहुत गलत है, बहुत अन्याय हो रहा है। तो पर आज मुझे दुख इस बात का है कि इतने सेंसिटिव इशू पे, जिसे बहुत सम्मान से बात होनी चाहिए, जिसे बहुत सीरियसली बात होनी चाहिए थी, उसे इतना ट्रिविलाइज किया जा रहा है। उसमें इतने इमोशन डाले जा रहे हैं कि एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना, जस्टिस को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। तो बाबा जी मैं चाहूंगा आप इस पे प्रकाश डालें दर्शकों को, मैं बीच बीच में फिर आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा। देखिए सर, इसमें बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है इस केस में, और ऐसे किसी भी केस में। ये जो आज का जो इकोसिस्टम जो दिल्ली की सड़कों पे जो बवाल कर रहा है ना, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज देना कि इंडिया इज अ वेरी अनसेफ कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। इट इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। ये इनका एक है कि इस रजीम का तख्ता पलट इसलिए होना चाहिए। और यहां पर भी एक मोहम्मद यूनुस बिठाने के 10-20 कारण गिनाने पड़ेंगे ना कि वी टू नीड अ मोहम्मद यूनुस। तो उसमें से एक ये भी है कि इट इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। पहलवान आंदोलन के समय क्या हुआ था सर? जब पहलवान आंदोलन हुआ उसके 2 महीने बाद दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप होने वाली थी, और इस इकोसिस्टम ने UWW को मेल्स लिखी कि दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप न कराई जाए बिकॉज दिस कंट्री इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। 1 मिनट, ये ऑफिशियल मेल डाली थी क्या? ऑफिशियल मेल डाली गई और फाइनली दिल्ली से एशियन चैंपियनशिप हटा ली गई। इस तरह इतनी आसानी से हटती नहीं है, बहुत बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं। इतने सारे लोगों के लिए होटल्स अरेंज करना, वेन्यू अरेंज करना, ऑफिशियल, मतलब सर टीवी राइट्स, ये वो सब कुछ।
टेलीकास्ट राइट्स, और एशियन चैंपियनशिप दिल्ली से विड्रॉ कर ली गई और फिर वहां कजाकिस्तान में हुई, शॉर्ट नोटिस पे, एक हफ्ता पहले। क्योंकि एक लॉबी पूरा बाकायदा पूरे भारत को बदनाम कर रही थी कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। ये मैं पहलवान आंदोलन के समय की बात कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है? इंडिया इज नॉट अगेन सेफ फॉर वुमेन, और अब तो हमारी जुडिशरी भी रेपिस्ट के साथ खड़ी है और उसकी फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। वो तो गैंगरेप, सर मतलब जो जिसके मर्जी मन में आए वो बोले जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी वो एक छोटी सी लाल किताब अपनी जेब में रखता है, बोला कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा। और लाल के क्या नाम, रामलीला मैदान पे आप बोल रहे हो कि कहीं भी दुनिया में छुपे होगे तुमको पकड़ के लेके आएंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन नाजीज को पकड़ के लाया गया था और उन पे मुकदमा चला गया था। मतलब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो आर दे जर्मन नाजीज? ऐसा उन्होंने क्या पाप अपराध कर दिया है? तो अब ये बोल रहे हैं सर माई वे और हाईवे, जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक इलेक्शन कमीशन खराब है। जब तक हमारे फेवर में जैसे हम चाहते हैं वैसे फैसला नहीं आएगा तब तक जुडिशरी खराब है, जुडिशरी बिकी हुई है। मतलब माई वे और हाईवे। हाँ, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बाबा जी कि जब लोअर कोर्ट ने आपकी फेवर में फैसला दे दिया तो जुडिशरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। अब हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया कि अगर एक कोर्ट गलत करती है तो आप उससे हायर कोर्ट पे जा सकते हैं, वो गलत करती है उससे हाई जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस बनाया गया है। लेकिन अब अगर हाई कोर्ट ने ये देखा कि नीचे कुछ गलती हुई थी तो उन्होंने उसे पलट दिया, तो अब जुडिशरी पे सवाल खड़ा कर दो कि तो जुडिशरी ही गलत हो गई है। ये सर खेल मैं एक बात बताऊं आपको। एक तो वो हमारे यहाँ तो भाड़े की भीड़ लाई जाती है हमेशा, किसी भी रैली में, किसी भी प्रदर्शन में। अभी पीछे आए थे वो जो रामलीला मैदान में हुई थी, उनसे पूछा कहां से आए हो, बोला वो आसाम से। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यों आए हो? एसआईआर है क्या? कुछ पता ही नहीं है, बस विरोध करने आए हैं। सर यही हाल यहाँ पे सेंगर के केस में, ये जितने भी ये विरोध करने वाले हैं जो सड़क पे नाटक कर रहे हैं, उसमें से पूछ लो है आप लोगों में से किसी ने भी एफआईआर पढ़ी है? डू यू नो द फैक्ट्स ऑफ द केस? आपने जजमेंट पढ़ा है? आपने जो जो क्या नाम कन्विक्शन हुआ है लोअर कोर्ट से सेंगर का, वो जजमेंट पढ़ा है? बेल का जजमेंट पढ़ा है? 54 पेज का बेल का जजमेंट है। किसी ने पढ़ा? मैं बोल रहा हूं सर, मैं दावा करता हूं किसी एक ने तो पढ़ा हो। कोई एक आदमी तो मिलना चाहिए हिंदुस्तान में जो विरोध कर रहा है। सर पहलवान आंदोलन में भी यही हुआ, 1500 पेज की चार्जशीट थी सर, मैंने एक पन्ना पढ़ा था ऐसे हाईलाइटर लेके, और सबकी फोटोग्राफ्स डाल के मैं वीडियोस बनाता था। मैंने कहा देखो ये बयान है, ये बयान है, ये बयान है। कोई कुछ जानता ही नहीं और विरोध करने के लिए उतर गया। और सर कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको एक आम छोटा सा बच्चा भी जिसका आंसर दे सकता है कि नहीं यार ये दिस इज समथिंग वेरी फिशी। और सर एक बात बताइए ना, एक आदमी को, अच्छा मैं ना जब भी सेंगर पे बात करता हूं तो मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं यहां सेंगर का पक्ष लेने नहीं आया हूं। मैं यहां पे भारत के उस कानून और उस एटीट्यूड का विरोध कर रहा हूं जिसमें हमने होली काउज पैदा कर ली हैं कि ये होली काउज तो झूठ बोल ही नहीं सकती। इन होली काउज को तुम छू ही नहीं सकते। इनके खिलाफ या इनकी आलोचना में कुछ बोलना सबसे बड़ी ब्लास्फेमी है। जैसे एक हमारी होली काउ है औरतें, एक हमारी होली काउ है आर्मी, एक हमारी होली काउ है स्टूडेंट्स, एक हमारा सबसे बड़ा होली बैल सांड है जिसका नाम है बेचारा अन्नदाता किसान। तो ये हमने होली काउज और होली सांड पैदा कर दिए हैं इस देश में। वो जो कुछ मर्जी कर दे उन पे आप प्रश्न ही नहीं उठा सकते।
और एक आदमी को सिर्फ इसलिए फांसी पे लटका देना है कि वो एमएलए है। अच्छा, लोगों को ये तक नहीं पता कि वो बीजेपी का एमएलए बनने से पहले एक टर्म बसपा का और 2 टर्म सपा का एमएलए रहा है। अच्छा, मैं जब भी सर सेंगर के बारे में बात करता हूं, मैं पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं कि ये जो कानून बनाया गया है निर्भया का, कि जिसमें एक औरत सिर्फ उठ के बोल देना है, सिर्फ आरोप लगाना है, कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। 164 का बयान दीजिए, आप सारी जिंदगी के लिए जेल में अंदर, और दुनिया की कोई भी औरत, किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। मर्द है ना, हाँ हाँ पक्का किया होगा जी, डालो जेल में साले को। सर ये जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत गलत है। और दूसरा, मैं विरोध करता हूं दहेज कानून का। सर जो जिंदगी में, भाई जेठ जेठानी तुमसे 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो तुमको कैसे सुधारे? बेचारे अनमैरिड नंदों का नाम लिखा दिया। और हमारा जो विदेश में बैठे हैं बाबा जी, विदेश में बैठे हैं, हाँ, उनका भी नाम लिख देते हैं। और तीसरा ये SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट के तो मेरे पास सर ऐसे ऐसे किस्से कि मैं आपको बताऊंगा, आप मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना अत्याचार हो रहा है और इतनी पावर्स दे दी गई हैं किसी को भी सदा। और सर सिर्फ पावर नहीं, बहुत सारे आपके दर्शकों को यह पता ही नहीं होगा कि आप मान लीजिए आपका कोई एक दुश्मन है, आपको उसको निपटाना है, उससे बदला लेना है या उससे कोई भी काम निकालना है, अपने घर की किसी लड़की और हो सके तो नाबालिग लड़की से एक झूठा आरोप लगवा दो। मैंने एक पोस्ट लिखी है परसों, बड़ी पॉपुलर हुई है, 5-6 हजार 7 हजार लाइक्स और पता नहीं कितने उस पे। मैंने कहा कि हो सके तो नाबालिग, नहीं तो किसी भी औरत से झूठा बिना मतलब का, वो आदमी यहां नहीं है, 7,000, मान लीजिए वो जर्मनी में रहता है, तब भी आप आरोप लगा दो सर, पक्का अरेस्ट होगा। ऐसा हुआ है। उसके बाद आपको मालूम है, तुरंत डिपेंडिंग अपॉन द केस 2.5 लाख रुपए तुरंत उस लड़की के खाते में आता है। आपको पता है इस बात का? आपको पता था? जी जी, अभी रिसेंटली पता लग गया मुझे बाबा जी। अगर आप किसी पे झूठा भी आरोप लगा दो ना, तुरंत एक तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, पर हमारी पुलिस बड़ी स्मार्ट है वैसे। ये पुलिस तो सर जैसे ही आप थाने पहुंचते हो ना, आपकी स्टोरी 5 मिनट में सुन के समझ जाती है, अच्छा बेटा ये कहानी चल रही है, तो वो इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं करेगी। तो फिर आप एक काम करो, एक बोतल में पेट्रोल लो, पर इस बात का ध्यान रखना बोतल एकदम टाइट होनी चाहिए, गलती से भी ढीली करके खोल के छिड़क मत लेना। एक कांग्रेसी इतने बदमाश होते हैं, तीली लगा देंगे पीछे से। बहुत से लोगों को लगाई इन्होंने, वो सिर्फ पेट्रोल छिड़क के नाटक कर रहा था, पीछे से तीली लगा दी, मर गया। इसलिए मुख्यमंत्री आवास के पास जाओ, पत्रकारों की तो आजकल कोई औकात वैल्यू है ही नहीं, और ना पत्रकार तो यूट्यूबर पकड़ लो 10-12। मुख्यमंत्री आवास के सामने नाटक करो कि हाय मैं पीड़िता हूं, फलानवा बहुत है, मेरी जान को खतरा है, यह हुआ। 10-20 मिनट नाटक करो, मुख्यमंत्री कहेगा हटाओ यार, ये क्या मेरे सिर पे बोलो, अरेस्ट करो यार उसको। अरेस्ट हो जाएगा सर। उसके बाद सर हम यूट्यूबर्स की एक समस्या है, मैं आपको सच बताऊं, हम डेली सुबह 6 बजे उठते हैं ना, तो हमको ये ढूंढना होता है कि यार आज क्या कंटेंट, किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। और भगवान की दया से हमारे जैसे करीब 5 लाख यूट्यूबर हैं जिन्हें कंटेंट चाहिए, जिन्हें एक बंदा चाहिए जो कैमरा पे आके बोल सके, और जितना ज्यादा चपड़ चपड़ बोलेगा उतना बढ़िया। तो कोई यूट्यूबर पकड़ लो। और वैसे भी बेचारे हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, वो भी आजकल मतलब कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आई है। नौकरियां चली गई हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार जैसे जो हैं, अगर सर कितनी अच्छी चीज है यूट्यूब। अगर मैं सोचता हूं सर, अगर यूट्यूब ना होता तो रवीश कुमार और पुण्य प्रसून का घर कैसे चलता? उन्होंने बहुत कमा लिया है बाबा जी, बहुत कमा। जो भी है सर, सबने नहीं, जो छोटे वाले बेचारे उन्होंने नहीं कमाया ना, भूखे मर जाते। यूट्यूब ने बचा लिया सर, मानना पड़ेगा। खैर, तो किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देना शुरू कर दो,
सर इस लड़की ने अपने चाचा और अपनी मां के खिलाफ एक एफआईआर की, आपको पता है? मेरे पास है कॉपी, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं कि मेरे चाचा ने और मेरी मां ने 7 करोड़ रुपया जो मेरे लिए एनजीओ ने दिया था और 25 लाख सरकार ने मुआवजा दिया था और रहने के लिए घर दिया था, मेरे चाचा और मेरी मां हड़प गए और मेरे देवता समान पति को घर से निकाल दिया। मैं 8 महीने की गर्भवती हूं। ये एफआईआर है, सगे चाचा, वही चाचा जिसने ये कराई, और मां के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद मां को सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने टिकट दिया, उन्नाव से चुनाव लड़ी, 1544 वोट मिले, वो अलग बात है। बीजेपी को 1.25 लाख मिले थे, वो उन्नाव से जीती थी, जो कांग्रेस में। अच्छा भाई, अगर इतना ही जनाक्रोश था, लड़की हाय बेचारी पीड़िता, हाय सेंगर इतना बड़ा राक्षस है, सेंगर ने यो कर दियो भाई, 1544 वोट मिले सर पीड़िता की मां को। कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी 2022 में। बाबा जी एक काम करते हैं, पहले अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड और एक सीक्वेंस में बता दें कि हुआ क्या था, क्योंकि मुझे जो समझ में आया अभी तक, आज मैंने क्या किया, जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 150 पेज का, वो सारा मैंने पढ़ लिया है और मैं शॉक्ड हूं कि किस तरह के डिसीजंस दिए गए हैं आम लोगों को। और मुझे भी इस चीज की व्यथा है कि वही वाले एविडेंस एक कोर्ट के सामने आते हैं, वो बोलती है इसे आजीवन कारावास में डाल दो। हायर कोर्ट बोलती है, वो बोलती है कि इसे हम सस्पेंशन दे रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं इसको। एक आम आदमी जब ये बात सुनता है तो एक तो उसके माइंड में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कौन सी कोर्ट बिकी है, कौन सी कोर्ट ने ठीक डिसीजन दिया है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या क्रोनोलॉजी थी और क्या गलती है इसमें। तो अगर ब्रीफ में हम एक बार ये बता दें कि 2 परिवार हैं ये वहां के, वो आपको मुझे लगता है ज्यादा आइडिया बैकग्राउंड का, वहां से आप शुरू करते हैं तो मैं क्रोनोलॉजी पे आ जाऊंगा। सर इतिहास यह है कि सेंगर मूलतः फतेहपुर के रहने वाले हैं। प्रयागराज से जब हम कानपुर की तरफ जाते हैं तो एक जो रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। इनके पिता की शादी हुई तो इनके कोई मामा नहीं थे, तो नवरसा बोलते हैं उसको, जब घर जमाई हो जाते हैं। तो ये फैमिली यहाँ उन्नाव में, माखी गांव में रहने आ गई। अब वहां पर भी अच्छी खासी संपत्ति थी, यहां पर भी मिल गई। अच्छा, नाउ उन्नाव इज वेरी क्लोज टू लखनऊ एंड कानपुर। उन्नाव इज ऑलमोस्ट लखनऊ एंड कानपुर, दोनों तरफ से 25 किलोमीटर। लखनऊ भी बढ़ते बढ़ते उन्नाव तक आ गया, कानपुर भी बढ़ते बढ़ते उन्नाव तक आ गया। तो बड़े संपन्न लोग हैं, जमीनें हैं। अच्छा, 2000 से पहले, 95 से 2000 के बीच में सेंगर की मां गांव की प्रधान थी, और पॉलिटिक्स में की जो पहली सीढ़ी है वो प्रधानी ही होती है। तो उसी गांव में उन्हीं के पटीदार ये पीड़िता और इसके 3 चाचा, ताऊ और पिताजी, ये लोग थे। इसके ये पीड़िता का परिवार भी शुरू से दबंग और बदमाश रहा है। इस पीड़िता के चाचा पे 17 या 18 मुकदमे, पिता पे भी 17-18 मुकदमे, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती और गुंडा एक्ट वगैरह, सब छोटे मोटे नहीं, हत्या और हत्या के प्रयास में महेश सिंह 10 साल की सजा हुई है और सजा नहीं काटी, फरार हो गए, 16 साल तक फरार रहे। तो ये कोई पीड़िता का परिवार कोई दूध के धुले गरीब आदमी नहीं है, बड़े माफिया और गैंगस्टर है। तो 2000 में इन्होंने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे प्रधानी का। वहां से टसल शुरू हुई, फायरिंग वगैरह हुई, और 2002 में सेंगर पहली बार एमएलए बन गए बीएसपी से, और ये दुश्मनी यहां से शुरू हो गई, चलती रही। अच्छा सर, गांव की दुश्मनियों में मार पीट होना एक आम बात है, और उस जमाने में तो यूपी में बहुत ही ज्यादा लॉलेसनेस थी। उस जमाने में थोड़ी 10 साल पहले तक बहुत थी, जब बाबा आए उन्होंने यूपी को सुधारा है। उसमें सर मार पीट, लड़ाई झगड़ा, डंडा गोजी, बम बनो, कट्टा, सब बड़ी कॉमन बातें थी। ये
कम है सर, इसमें तो सिर्फ 12 या 13 दर्ज है ना, टोटल 17-18 है। मैं दर्शकों को ये दिखा रहा हूँ बाबा जी कि इसमें सेक्शन 302 यानी कि मर्डर के, और हाँ 307 यानी अटेम्प्टेड मर्डर के, 506 ये बड़े संगीन अपराध हैं जिनमें ये अंदर थे। जी जी जी। तो सर इस बीच ये परिवार की खानदानी दुश्मनी है, कब से? 2000 से। इस बीच क्या हुआ सर, ये लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ भाग गई। उस फ्रेंड का नाम अवधेश तिवारी उर्फ सम ऐसे राजा ऐसे कुछ तिवारी, असली नाम प्रमोद तिवारी ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम भूल गया हूं। उसके साथ भाग गई, घर वाले खुद ही पकड़ के लाए, पुलिस ने भी नहीं बरामद की, खुद ही पकड़ के लाए। तो आमतौर पर जब ऐसा होता है तो गांव में पंचायत होती है, और ठाकुरों की लड़की भाग जाए तो सर थोड़ी बेइज्जती ज्यादा होती है, वो भी दबंग जो अपने आप को कहा था गुंडा है। तो पंचायत हुई, पंचायत में बोला कि साहब हमारी लड़की की शादी शुभम सिंह से कर दो। एक मिनट, भागी थी तिवारी के साथ, तो ये शुभम सिंह का, जो कि शुभम सिंह का ड्राइवर था। अच्छा, तो एक परिवार शुभम सिंह है जिसका ड्राइवर है तिवारी, जिसके साथ ही लड़की भागी थी। ठीक है जी। शुभम सिंह की मां का नाम है शशि सिंह। शुभम सिंह के फादर 32 साल आर्मी की नौकरी करके एज ए जेसीओ रिटायर हुए हैं। शुभम सिंह वॉज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाँ, जो बीटेक कर रहा था, शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में था। बीटेक कर रहा था, फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, और उसका ड्राइवर था वो तिवारी लड़का। और कभी शुभम सिंह के फोन से उसने उस लड़की को 1-2 फोन किए होंगे, पर शुभम सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सर वो पंचायत हुई, पंचायत में महेश सिंह जो लड़की का चाचा है, उसने बोला कि शुभम सिंह से हमारे लड़की की शादी करो। तो शुभम की मां बोली शशि सिंह, वाह जी वाह, हम क्यों करें, जिसके साथ भागी उससे करो, हम क्यों करें, हमारा क्या मतलब, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, हम क्यों करें। कि नहीं, तुम्हारा ड्राइवर था, तुम्हारे लड़के को सब पता था। सर जब नहीं मानी शुभम सिंह की मां शशि सिंह, तो इन्होंने अगले दिन वो तिवारी, शुभम, शशि सिंह और शुभम की छोटी बहन, वो भी नाबालिग, इनके नाम पे गैंग रेप लिखा दिया। और इसमें लगा कि जब मुझे ले गए तो औरैया में एक यादव जी को मुझे 60,000 में भेज दिया, वो यादव जी, और इन सब ने मेरे साथ बुरा किया, गैंग के साथ। जी, ये वो एफआईआर है, ये इसका बयान है जिसमें बता रही है कि मुझे ले गए थे, और वो इसकी बहन भी शामिल है। जी जी। अब सर, अब गांव में फिर पंचायत हुई कि भाई सारी बात ठीक है, पर ये शशि सिंह और उसकी बेटी को क्यों लिखा दिया यार, अबे लड़ो, मर्द की तरह लड़ो यार। ये बात सेंगर ने कही। जो दोबारा पंचायत हुई उसमें सेंगर भी बैठे थे। सेंगर गांव के भाई मानिंद आदमी है, एमएलए हैं, दबंग हैं। सेंगर ने कहा यार एक बात बताओ ना, मर्दों की तरह लड़ो ना, मर्द लड़ो। ये शशि सिंह को और उसकी अनमैरिड नाबालिग बेटी को तुमने गैंग रेप में लिखा दिया, ये गलत बात है यार। अगले दिन लड़की फिर थाने पहुंच गई, महेश सिंह लेके पहुंच गया। अरे साहब, हमें तो ख्याल आया कि जो 11 तारीख को हमारा शुभम सिंह एंड गैंग ने जो रेप किया था, उससे 1 हफ्ते पहले सेंगर ने भी किया था। मतलब 4 जून को सेंगर ने भी किया था। 80 दिन बाद इनको याद आया कि सेंगर ने भी हमारा रेप किया था जी। अच्छा, दूसरी चीज, एक लड़का, अच्छा सेंगर के लिए अब कैसे सेंगर ने रेप कर दिया कि मुझे शशि सिंह ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देती हूं, और मैं शशि सिंह मुझे सेंगर के घर लेके गई रात को 10 बजे, 8 बजे नहीं, जो बाबा जी लिखित में उसमें 10 बजे बोला है। नहीं, वो 2 केसेस है ना सर, जो गैंग रेप वाला है उसमें 10 बजे है। 10 बजे
ने उसमें 3 टाइम दिए हैं। एक बार बोलती है दिन में 2 बजे, एक बार बोलती है रात को 8 बजे, एक बार बोलती है रात को 10 बजे। मुख्यमंत्री को जब कंप्लेंट की तो दिन में 2 बजे बोली थी, फिर रात को 8 बजे बोली, एफआईआर में रात को 10 बजे, 3 अलग अलग। तो लोगों ने, अच्छा एक स्वाभाविक सी बात है सर, जिस आदमी ने तुम्हारे बाप पे गोली चलाई है, ईंट से तुम्हारे बाप का सर कूच के मारा है, हाथ पैर तोड़े हैं, ठाकुरों की कौन 16 साल की लड़की अपने जानी दुश्मन, खानदानी जानी दुश्मन के घर रात को 8 बजे नौकरी मांगने जाएगी? 16 साल की लड़की को कौन सी नौकरी मिलती है? मेरा एक सवाल है, 16 साल की लड़की को कौन सी नौकरी मिलती है? सवाल नहीं पैदा होता, ये तो हो ही नहीं सकता जी। और ठाकुरों की कौन लड़की अपने जानी खानदानी दुश्मन के घर, जो गांव के समाज को इतना सा भी समझता है। चलिए साहब, तो सेंगर अरेस्ट हो गए, आई मीन सेंगर अभी अरेस्ट नहीं हुए, फिर इसने मुख्यमंत्री आवास पे खूब नाटक नौटंकी की, तब जाके सेंगर, योगी सरकार दबाव में आ गई, सेंगर अरेस्ट हो गए। अब 2 मुकदमे पैरेलल चल पड़े। एक सेंगर ने 4 जून को मेरे साथ रेप किया और 11 जून को शुभम सिंह एंड गैंग ने किया। अच्छा, 4 जून को मेरा रेप हो चुका था, तब मैं 11 जून को फिर नौकरी खोजने चल पड़ी। बड़ी कैरियर ओरिएंटेड लड़की है सर, मानना तो पड़ेगा। है ठीक बात है। अच्छा, नौकरी खोजने जब भी जाती है रात को जाती है सर। और वो भी उसी के साथ जिसने पहले ले जाके रेप करवाया। हाँ, शशि सिंह पहले 4 तारीख को लेके गई थी और उसी शशि सिंह के बेटे के साथ 11 को भी चल पड़ी। अच्छा सर, मैं दर्शकों से एक सवाल पूछता हूं, कोई आपको आपके घर आए और आपके बोले 16 साल की बेटी को बोले चल तेरी नौकरी लग गई है, कानपुर जाना है। सर, माखी से उन्नाव की दूरी है 14 किलोमीटर, कानपुर की दूरी होगी 50 किलोमीटर। तो आप कहेंगे यार कि रात को 10 बजे क्यों जा रहे हो, कानपुर ही तो जाना है, सुबह चले जाना। अच्छा, दूसरी चीज, कौन आदमी अपनी 16 साल की बेटी को अकेले भेज देगा? कोई नहीं भेजेगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं सर। अब खैर चलिए, ये देखिए, मैं मुकदमे के मैं आपको बता रहा हूं कितनी फिशी, कितनी हास्यास्पद स्टोरी है। चलिए साहब, अब 2 मुकदमे चल पड़े। उस वक्त सेंगर मौके पे मौजूद ही नहीं था, उसके 2 फोन थे, दोनों की कॉल डिटेल सेल टावर में प्रेजेंस उन्नाव में मिल रही है, जितने लोग बात कर रहे हैं उन लोगों ने गवाही दी है। उन्नाव, भाई सेंगर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके साथ 2 पुलिस वाले हमेशा सुरक्षा में रहते हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नहीं जी इतनी तारीख को तो हम उन्नाव में थे, पर जज ने किसी भी एविडेंस को माना ही नहीं। जज ने कहा ना ना ना, लड़की ने कह दिया मेरे साथ हुआ तो हुआ, हम सेंगर की किसी एविडेंस को मानेंगे ही नहीं। अच्छा, लड़की ने आरोप लगाया 80 दिन बाद। सर, अगर ताजा रेप हुआ होता तो सबसे पहले पुलिस आती, कमरे को सील करती, फिर फॉरेंसिक टीम आती, वो डीएनए सैंपल्स उठाती, बाल गिरे होते हैं, सीमेंट स्टेन्स उठाती, कपड़े सील करती, मेडिकल कराती, वजाइनल स्वाब से सैंपल लेती। लड़की ने कुछ स्ट्रगल किया होता तो लड़की के नाखूनों में सेंगर की स्किन, डेड स्किन या लाइव स्किन उसके नाखूनों से मिलती। इस केस में कुछ नहीं है, कोई मेडिकल है ही नहीं, कोई डीएनए सैंपल है ही नहीं, कोई फॉरेंसिक सैंपल है ही नहीं, कोई फॉरेंसिक जांच है ही नहीं। सेंगर फिर भी दोषी है। सेंगर चिल्लाते फिर रहे हैं कि मेरा पॉलीग्राफ करा लो, मेरा नार्को करा लो। लड़की कहती है मैं तो नहीं कराऊंगी। तो क्यों चिल्ला रहा है भैया, पॉलीग्राफ कराओ, नार्को कराओ ना।
न्यायमूर्ति कहते हैं हम सुनेंगे ही नहीं, लड़की ने कह दिया ना, रेप हुआ है ना, अब तुम जाओ बेटा 20 साल के लिए अंदर, 20 साल की सजा होगी। अब आप मुझसे ये भी पूछेंगे दर्शकों की, सर एक आदमी का सिंगल का रेप ज्यादा हीनियस क्राइम है या गैंग रेप? गैंग रेप। वो गैंग रेप का क्या हुआ? ये जितने आज दिल्ली में एक टांग पे उछल के न्याय मांग रहे हैं, किसी ने पूछा वो जो शुभम सिंह एंड गैंग ने गैंग रेप किया था उस केस में क्या हुआ? उस केस में 5 महीने बाद जमानत तो गई, आज तक कुछ नहीं हुआ, प्लस बेचा गया लड़की को। हाँ बेचा गया, रुपए बरामद हुए। भाई कोई तो रिकवरी दिखाओगे। उन लोगों का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ ना? सिर्फ और सिर्फ सेंगर पे सारे देश का फोकस है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 सेंगर एमएलए है, नंबर 2 सेंगर बीजेपी का एमएलए है। अच्छा सर सोच के देखिए, ये अगर बसपा का एमएलए होता तो अब तक क्या नैरेटिव चल रहा होता इस देश में? गरीबों की आवाज, गरीबों का मसीहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है सर, सुनवाई हुई है, 54 पेज का जजमेंट है, वो पढ़िए। वो कहते हैं, अच्छा सर एक टेक्निकल ग्राउंड पे दिए बेल। वो टेक्निकल ग्राउंड क्या है दर्शकों को ये भी बता दूं, उसमें यह है कि अगर तो सामान्य पॉक्सो है जिसमें कोई मान लीजिए सिंपल एक आपने नाबालिग बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म या कुछ भी कर दिया, पॉक्सो लग गया, उसमें 7 से 10 साल की सजा है। परंतु यदि ऑफिस, इफ द पर्सन इज इन ऑफिस, आई मीन पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट है तो 20 साल की सजा। तो हाई कोर्ट में बहस इस बात पे हुई कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है, इस पे बाकायदा सर पूरी जबरदस्त बहस हुई है, और हाई कोर्ट ने माना कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब अगर एमएलए पब्लिक सर्वेंट है तब तो सेंगर को होती है 20 साल की सजा, अगर एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो होती है मैक्सिमम 7 साल की सजा इस केस में। और चूंकि वो 7 साल 5 महीने ऑलरेडी काट चुका है और अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, इसलिए बेल बनती है। हमारी जुडिशरी का ये बेसिक प्रिंसिपल है, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज राइट। जब तीस्ता सीतलवाड़ को बेल मिलती है तब तो ये एक टांग पे उछल के नाचते हैं। वही जुडिशरी जब सेंगर को बेल दे देती है, तो ये आज अटैक सेंगर पे हो रहा है कि जुडिशरी पे हो रहा है, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो। हाँ तो भाई दोनों पे ही हो रहा है, दोनों पे कर रहे हैं। हाँ वो सेंगर तो है ही है, पर इसका मतलब जुडिशरी को धमकाया जा रहा है ना कि अगर इकोसिस्टम के हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुमको काम नहीं करने देंगे। ये कहानी चल रही है सर। बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है इसलिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो जजेस प्रेशर में आए। जिस तरह से जो हाई कोर्ट के जो बेंच थी उन दोनों जजेस को भी मलाइन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी फोटोएं डाली जा रही हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने अन्याय किया है। तो ये इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं किसी तरह से कि सुप्रीम कोर्ट में ये काम किया जाए ताकि जो पॉलिटिकल रोटियां वो सेकी जा सके। ये ऑब्जेक्टिव इनका दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन बाबा जी मेरे 2 चीजें मेरे जो माइंड में आ रही हैं। पहली ये कि पूरा इकोसिस्टम चिल्ला रहा है, मुझे आपको ये फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दीपिका को दिखाई दे रहे हैं, हम कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं, पर बीजेपी तुरंत पल्ला झाड़ लेती है
वो उतने स्ट्रांगली नहीं आ रहे। मुझे ये चीज बड़ी हैरान करती है कि ये क्या चक्कर है इनका। सर, बीजेपी डजंट वांट बैड पब्लिसिटी, पहला रूल। नंबर 2, बीजेपी पब्लिक आउटक्राई से बहुत डरने वाली पार्टी है, बहुत ज्यादा डरती है। सर, इस प्रकार बीजेपी का क्या एटीट्यूड होता है, ये मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में देखा है। थर थर कांपती थी। जाट लॉबी को नाराज नहीं करना है, प्रेस को नाराज नहीं करना है, इंटरनेशनल मीडिया को नाराज नहीं करना है। मतलब सर, बहुत ही डरपोक पॉलिटिकल पार्टी है, जो जरा सा भी, जो तुरंत घुटने टेकती है। अगर एक मैन्युफैक्चर्ड पब्लिक आउटक्राई भी कर दी जाए ना, ये पार्टी तुरंत घुटने टेकती है और अपने लोगों का साथ तुरंत छोड़ देती है। कभी भी अपने लोगों के। अच्छा, हम सर एक बार, सेंगर मेरा आदमी नहीं है, ब्रजभूषण सिंह भी मेरा आदमी नहीं है, सर हम तो सच के साथ खड़े हैं, सच्चाई ये है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, खट्टर साहब ने वो 2 रोहतक सिस्टर्स को तो उन्होंने तो बकायदा रानी लक्ष्मीबाई बना दिया था, अवार्ड दे दिया था, वीरांगना। बिल्कुल ठीक बात है। सर, दीपिका जी ने ऐसे ऐसे केसेस एक्सपोज किए हैं, पूरा एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का रैकेट चल रहा है। एक एक लड़की 10-10 लोगों से करोड़ों रुपया वसूल चुकी है, सरेआम धमकी देती है, पहले हनी ट्रैप करती है, फिर धमकी देती है कि इतने लाख रुपए दो, इतने करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुमको जेल में बंद करा दूंगी। जयपुर में एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया जिसमें हाई फाई 4-5 मॉडल किस्म की 4-5 लड़कियां, 4-5 हाईकोर्ट के बड़े वकील, 4-5 बड़े पुलिस ऑफिसर और 4-5 बड़े पत्रकार, ये मिलके एक रैकेट चला रहे थे जिसमें करोड़ों रुपए की वसूली, जो टोटल वसूली की जो रैकेट है वो बताते हैं लगभग 100 करोड़ था। वो 5 लड़कियां मिलके, जो बहुत अमीर लोग होते थे, उनको फंसाती थी। फिर थाने से फोन आता था कि जी ऐसे ऐसे एक महिला आई है, जरा आप देख लीजिए, नहीं तो आप बहुत भारी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब या जो भी बिजनेसमैन होते थे वो भाग के थाने पहुंचते थे, तब तक प्रेस भी आ जाती थी कि जी जी जल्दी करो, नहीं तो हमको तो प्रेस में देना ही पड़ेगा। फिर वकील आ जाता था, वो कहता जी इसमें इस धारा में इतनी सजा होगी, इसमें इतनी होगी, इसमें इतनी होगी। तो 5 लोग मिलके फिर एक्सटॉर्शन करते थे। अच्छा, मुर्गा ऐसा फंसाते थे जिसके लिए 2-4 करोड़ पीनट्स हो। जो मॉडस ऑपरेंडी था उसमें यह भी है कि आप चूज कैसे करते थे। तो कहते थे कि हमेशा ऐसा मुर्गा फंसाया, ऐसा नहीं कभी फंसाते थे जिसको 2 करोड़ देने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। ऐसा मुर्गा फंसाया जाता था जो कि 2-4-5 करोड़ 5 मिनट में अरेंज करते, उसके लिए पीनट्स हो। एक को फंसा लिया इन्होंने गलती से, वो बहुत पक्का था, वो एसएसपी साहब के साथ दम बैठ गया कि सर आना जरा, देखना जरा, ये चल लिया है। क्या चल लिया है? बोला फॉग चल लिया है आपके जयपुर में। फिर वो पूरा रैकेट पकड़ा गया था। दीपिका जी से आप स्पेशली इस केस पे एक प्रोग्राम जरूर कर लीजिए, मुझे मिलेंगी तो मैं तो जरूर करूंगा। सर ऐसे 1 लाख औरतें हैं जिन्होंने, सर वो कहते हैं ना रोजगार नहीं है देश में, मनमोहन सिंह ने सबसे बड़ा रोजगार तो ये पैदा किया है। इसी लड़की, इसकी मैं वो आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं जो इसने कंप्लेंट की है। 7 करोड़ रुपया इसको एनजीओ से प्राप्त हुआ है। मेरे पास है वो, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये रही एफआईआर, ये बिल्कुल सही। जरा पढ़ के सुना दीजिए, सब लोग पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मेन पॉइंट्स पढ़ गए। मैं पढ़ देता हूं। 7 करोड़ रुपया। मैं पढ़ रहा हूं इसे। अब जब मैंने अपने खर्चे के लिए पैसे मांगे जो कि नियमित मेरे हैं, तो अदालत के आदेश पर एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिया गया, तब मेरे चाचा महेश सिंह कहने लगे
कि पहले ही मेरे केस के मैनेजमेंट में 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और जो पैसा मिला है वो कम है, मुझे और पैसे तुमसे चाहिए। ये बात समझ से परे है कि मेरे केस में मुख्य मदद सरकार द्वारा की गई एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई, तब ये 7 करोड़ रुपया का खर्च बताना मेरे रुपयों को हड़पने की सोची समझी साजिश एवं षड्यंत्र है, ये कह रही है। सर, ये हटाइए सर। अदालत के आदेश पर सरकार ने मुआवजा दिया। सर, राहुल गांधी किस मुंह से कहता है कि देश में बेरोजगारी है और रोजगार नहीं है? सबसे बड़ा रोजगार तो आपने पैदा कर दिया है। कोई भी लड़की उठ के किसी भी निर्दोष आदमी पर आरोप लगाए, करोड़ों रुपए में फिर करोड़पति हो जाएगी। ये लड़की हुई है, ये नहीं हुई, चलो इसका परिवार हुआ है। ठीक बात। और टोटली फर्जी केस। सर, मैं एक बात कहता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है ना, उस पे एक, उसके मुख्य पृष्ठ पे एक लेख है 30-32 पेज का, कि भारत में न्याय व्यवस्था कहां से चली आई, और वैदिक काल से उन्होंने, एक जज साहब है हाईकोर्ट के, उन्होंने वो लेख लिखा है। वो ये लिखते हैं कि हमारे देश में जो पुरातन व्यवस्था थी वो थी पंचायती। कोई 90% मसले जो है गांव की पंचायत में, जटिल से जटिल मसला गांव की पंचायत बैठ के हल कर लेती थी। बहुत थोड़े से मुकदमे राजा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में होता था, उसके पास जाते थे। सर, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी जो पंचायती न्याय व्यवस्था है ना, उसको नष्ट किया और न्याय इतना दुर्लभ कर दिया और इतना महंगा कर दिया कि आज गरीब आदमी न्याय के लिए, एक तो 40 साल उसको न्याय मिलेगा नहीं, और इतने पैसे ही नहीं, और इतने चक्कर लगेंगे बेचारा, उसके पोते तक एड़ियां घिस के मर जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। सर, अगर ये हमारी आज पंचायती न्याय व्यवस्था होती और ये सेंगर का केस उस गांव की पंचायत में चला जाता, तो महेश सिंह और इस लड़की को पंचायत गांव की चौपाल में बैठा के जूते मारती। और लोग कहते हैं ना, पीड़िता पीड़िता। सर, मैं इस केस में कह रहा हूं, इस केस में सेंगर पीड़ित है, ही इज द विक्टिम। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डिस्क्लेमर, सेंगर माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, उसने मर्डर किए हैं, उसको 302 में या बीएनएस की जो भी नई धारा है, मुझे पता नहीं है, उसमें उसको फांसी पे लटकाओ, मैं चू नहीं करूंगा। तूने मर्डर किया था, तुझे फांसी लटक रही है। पर सेंगर अगर माफिया है और अगर तुम उसको हत्या के केस में अगर फांसी पे नहीं लटका पा रहे हो, तो झूठे आरोप लगा के बताओगे। तो अगर सेंगर को अगर आप झूठे आरोप लगा के फांसी पे लटका सकते हो, तो कल को मेरा आपका नंबर क्यों नहीं आएगा? पक्का है, किसी का भी आ जाएगा। तो हमारी लड़ाई इस बात की है। हम सेंगर, मैं पर्सनली, मैं सेंगर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं सर। मुझे अपनी गर्दन पसती दिख रही है कि कल को कोई भी औरत मेरे खिलाफ अगर आरोप लगा दे तो मुझे मुंह दिखाने लायक पतन हो जाएगा मेरा। इस देश में मेरी सुनवाई नहीं होगी और हिंदुस्तान का हर पुरुष ये दंश झेलने के लिए अभिशप्त है। जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही बाबा जी, जिसपे मुझे बहुत ज्यादा व्यथा हो रही है, वो ये है कि मीडिया में खुल के इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि ऐसा लगे कि लड़की तो पीड़ित है, लेकिन पूरा सिस्टम जिसमें हमारी जुडिशरी भी शामिल है वो कल्प्रिट है कि अब तो हम क्या करें, हम बहुत सब तरफ से मारे गए हैं। मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनाता हूं, अर्नब गोस्वामी की उसका है, सुन लीजिए जरा, फिर हम इस पे बात करते हैं। Can you hear me? I can hear you. The girl is with me. I want her to speak. Yes, We are please. going for a protest and we have no other option left. But I want her It's to okay, speak no first problem. because it's. Bolo. You are going for a protest. We have no choice. मेरा सबसे यही कहना है कि आज मैं हाई कोर्ट गई थी। आज रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का जजमेंट था, क्योंकि मैं उस जजमेंट को सुनते मुझे अंदर से दुख हुआ कि
अपने आप को कर लूं। मैंने इतनी न्याय की लड़ाई लड़ी, इतना मैं लड़ रही हूँ, मेरा परिवार सारा खो गया, मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, मेरे परिवार की सुरक्षा हटा दी गई, मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके पैरोकार और सारे जयंतियों की सुरक्षा हटा दी गई। उसके बाद में जजमेंट करना ही था, तो बहस पूरी होने के बाद 2-1 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई जानता, लेकिन ये जजमेंट रोक के 3 महीने बाद जजमेंट हुआ है। सारा कुछ ये सत्ता शासन से सेटलमेंट करके तब ये जजमेंट हुआ है। सुना आपने बाबा जी कि सारा कुछ सत्ता के साथ सेटलमेंट करके। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि पूरे का पूरा जुडिशरी भी करप्ट हो गई है, सीबीआई भी करप्ट हो गई, सब करप्ट हो गए, लेकिन ये लड़की और इसका जो साथ दे रहे हैं केवल वो लोग सच्चे हैं। सर नाउ हियर कम्स द टूल किट, नाउ हियर कम्स द एक्चुअल टूल किट, कि चूंकि मोदी ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से लेके हर संवैधानिक संस्था को अपना गुलाम बना लिया है, इसलिए दिल्ली फूंक दो, मोदी पड़ोस के देश में शरण ले ले और राहुल जी को पीएम बना दो। क्यों? क्योंकि औरतें भी सेफ नहीं है, ईवीएम भी सेफ नहीं है, और अब तो सारी जमीन सारी जमीन अडानी ले गया, अरावली सारी अडानी को बेच दी, सारे एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए, और नरेगा मनरेगा सारा अडानी ले गया, तो देश में कुछ बचा नहीं है। और मोदी ने सारा देश अडानी को बेच दिया, औरतें सेफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, गणेश कुमार बिक गया, इसलिए मुझे पीएम बना दो। क्यों? क्योंकि सेंगर ने पीड़िता का रेप किया, मेरे को पीएम बना दो। तो ये टूल किट नहीं है तो क्या है? एग्जैक्टली आप मुझे हाँ वही है। ये देखिए, जो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह कुछ तो फैक्ट्स इस तरह के बनाए गए हैं। और बताता हूं टूल किट, ये 100 मीटर वाली अरावली की परिभाषा राजस्थान में 2006 से लागू है। हाँ मैं पढ़ा, मैंने वो भी कल ही पढ़ा है मैंने। ठीक बात है। आज अडानी को बेच दी अरावली। 1212 एथेनॉल प्लांट्स देश में या तो नए लग चुके हैं या लग रहे हैं, 1211 सेफ हैं, जो हनुमानगढ़ वाला है वो पॉल्यूशन करता है, नहीं लगने देंगे। ये टूल किट नहीं है तो क्या? अरावली टूल किट नहीं है तो क्या? पूरी अरावली अडानी को बेच दी, ये टूल किट नहीं है तो क्या है? इसमें ऐसा हो रहा है ना बाबा जी कि जो फेस पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक गरीब पीड़ित लड़की, छोटी सी उम्र की, उसके साथ हर तरह का अन्याय हुआ। करने वाला एक एमएलए राजपूत। उस समय ये बात नहीं आती कि जो पीड़ित है वो, क्योंकि उसकी तो कोई जाति है नहीं, उसके बारे में नहीं बात होगी, वो राजपूत है। जो चीफ मिनिस्टर बैठा है वो राजपूतों को सपोर्ट करता है, वो अडानी को सपोर्ट करता है, जो उसके ऊपर बैठा है मोदी वो सबको सपोर्ट करता है। जी तो कई बार मेरा मन पता क्या करता है कि मैं एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करूं। वो एक कोई विदेशी था, उसने बोला था कि देखो मैं आज से एक ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं और मैं योगा गुरु बनूंगा, और मैं कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाता हूं और कैसे मेरे हजारों फॉलोअर तैयार होते हैं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसने अगले साल 2 साल ये ऑपरेशन चलाया था, और 2 साल में उसके वाकई हजारों फॉलोअर्स हो गए थे विदेश में कहीं। तो मेरा मन करता है कई बार आई मस्ट डू सच अ स्टिंग। जैसे वो आपने एक है ना, वो फिल्म है कौन सी, वो जो बहुत, द मास्क का हीरो कौन है, उसकी एक फिल्म है, जिम कैरी की फिल्म है ना वो, जिसमें वो एक काल्पनिक शहर बना के उसमें रहता है, उसका नाम भूल गया हूं मैं, देखिए दिमाग से निकल गया, मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है वो। उसमें एक काल्पनिक शहर बना रखा है, सब कुछ उसमें जो है वो स्क्रिप्टेड है। मेरा मन करता है कि मैं ऐसा ही एक स्क्रिप्टेड किसी एक व्यक्ति पे एक लड़की तैयार करके झूठा आरोप लगाऊं, फिर वो अरेस्ट हो जाए, फिर जब ये सब छीछालेदर हो जाए और ये सब जो है उसकी
तब फिर मैं उसको एक्सपोज करूं कि देखो जी हमने इस तरीके से ये झूठा आरोप लगाया था, इस आदमी के साथ ये कुछ हुआ। सर ये तब इन लोगों को अकल आएगी कि यार इस तरीके से किसी का पे झूठा आरोप लगा के किसी का जीवन। सर वो जो आम आदमी पार्टी वाली इस लड़की ने उस सिख लड़के का दिल्ली में जीवन बर्बाद कर दिया सर। वो रोहतक सिस्टर्स ने, वो जो लड़का था वो फौज में भर्ती था, हो चुका था, और उसको 15 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी, उसको रिपोर्ट करना था, सर उसका जीवन बर्बाद हो गया। बाद में वो केस फर्जी पाया गया। वो निशा शर्मा नाम की एक लड़की थी जिसने अपनी बारात वापस कर दी थी, है बाद में पता चला कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने नाटक किया था। एक आदमी का जीवन बर्बाद हो गया सर। हैं इन्होंने ये रजत शर्मा इंडिया टीवी वालों ने वो जो दिल्ली के वो शीला अपना रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज में जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल की एक साइंस टीचर के ऊपर आरोप लगा दिया कि तो सप्लाई करती है। उस बिचारी का मतलब पूरी पब्लिक घेर के उसको पीटने पहुंच गई। बाद में पता लगा कि उन्होंने सिर्फ टीआरपी के लिए एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये इस देश में चल रहा है सर। भाई मेरे साथ भी हुआ, ये किसी ने भेजा था, मेरे पास वीडियो भी है। आज मैं अभी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, किस दिन वो चलाऊंगा, कि मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया कि वो लड़की लेके आ रहे हैं और क्लियर था कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा देना था। किस दिन दिखाऊंगा मैं वो वीडियो, पता लग जाएगा। तो दिस इज सो इजी फॉर एनीबडी टू डू, किसी का भी जीवन बर्बाद किया जा सकता है सर। इसीलिए मैं तो कहता हूं ऑलवेज कैरी अ बॉडी कैम, वियर अ बॉडी कैम। अपनी गाड़ी में लगा के रखो डैश कैम, बॉडी कैम, अपने जगह जगह लगा के रखो कि कौन पता नहीं कब किस पे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक लिफ्ट में घुसा तो मेरे साथ एक अकेली लेडी थी। मैं डर गया अचानक, फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलो नहीं सीसीटीवी है, आई एम ऑन कैमरा। नहीं तो सर एक बार तो कौन किस पे आरोप लगा देगा, है? कोई शक नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि मर्द, वो समय आ गया कि मर्दों को अब आगे पीछे दाएं बाएं बॉडी कैम पहन के चलना पड़ेगा। ठीक बात है, मतलब फनी भी लगता है एक लेवल पे, लेकिन मजबूरी भी हो सकती है। ठीक बात मजबूरी है सर। भाई कुछ क्वेश्चन आए हैं दर्शकों के, ले लूं? जी जी जरूर जरूर। विनोद भान जी हैं, डिस्पाइट बीजेपी रूलिंग द कंट्री, द इकोसिस्टम बिलोंग्स टू देम, द कम्युनिस्ट लिबरल सूडो सेक्युलर एजेंडा इज प्रिवेलेंट एवरीवेयर। वो तो हम बात कर ही रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो डीप स्टेट है, डीप स्टेट। और सर ऐसी कंपनीज हैं उनके पास, ऐसी मीडिया टाइकून्स हैं और बैरन्स हैं, और वो उनके लिए भारत जैसे देश में अपना प्रोपेगेंडा फैलाना इज पीनट्स। उनका इकोसिस्टम, उनका हम नहीं कर सकते मुकाबला। जी। राशि प्रसाद जी हैं, नीरज जी विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज एजुकेट बाबा जी, इट्स महिला नॉट औरत। अच्छा बाबा जी औरत वो अरबिक वर्ड वो मैंने भी पढ़ा है, औरत का अरबी में क्या मतलब होता है। जी 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 जी, तो मेरे दर्शक बड़े सेंसिटिव रहते हैं इन चीजों। चलिए राशि जी मैं आगे ध्यान रखूंगा। नहीं पर ये इकोसिस्टम वालियों को तो मैं औरत ही बुलाऊंगा। हाँ ठीक बात है, इकोसिस्टम वालियों को तो मैं औरत ही बुलाऊंगा। सर वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं तो अघोरी हूं ना, हमारे यहाँ तो अलाउड होता है सब। मैं तो इनके लिए और बहुत बुरा शब्द इस्तेमाल करता हूं अपनी निजी बातचीत में, यहाँ बोल नहीं सकता औरत नहीं, मैं इनको और भी बहुत बुरा, जो लिटरली जो हमारा यूपी वाला वर्ड होता है वो बोलता हूँ। आ गई, मैंने कहा आ गई डैश। अच्छा अच्छा, औरत भी नहीं बोलता मैं, तो उससे भी ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड यूज करता हूँ जी इनके लिए। ठीक है जी। राशि जी अपडेट ऑन शॉर्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा, 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। Verghese Abraham, your take on American President Donald Trump's military strikes on Nigerian groups persecuting Christians? Funny, you expect Trump? भाई हमारा कोई टेक नहीं है उसमें। और दूसरा,
we don't expect Trump to do anything or we are not inciting any violence against Christians. अगर आपको कोई लगता है ऐसा किया तो आप हमें बता दीजिएगा। किसी सेंटा क्लॉज को अगर किसी सिरफिरे लड़के ने 2 थप्पड़ मार दिए या आपके क्रिसमस ट्री को अगर 1 लात मार दी तो दिस इज नॉट वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस। वायलेंस क्या होती है? वायलेंस क्या होती है? जाके बांग्लादेश में देखो। हाँ, बिल्कुल ठीक। उसको कहते हैं वायलेंस। किसी सेंटा क्लॉज को 2 थप्पड़ मार देना या क्रिसमस ट्री को लात मार देना वायलेंस नहीं होती है। अपनी वायलेंस की परिभाषा सुधारिए जी। बिल्कुल ठीक। Divine Tiger, Indian Army is and should always be a holy cow. Okay. No, nobody should be a holy cow. ये कोई ईश निंदा नहीं है, ब्लास्फेमी नहीं हो जाएगी। और कोई जो है ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं हो सकती, 6 इंच छोटे कर दिए जाएंगे। Nobody is a holy cow. स्क्रूटनी से और आलोचना से ऊपर कोई भी नहीं है। हम तो भगवान की भी आलोचना करते हैं। ठीक बात है। आशीष कौशिक जी हैं, सर इन लास्ट लाइव विद दीपिका मैम आई सेंट अ सुपर चैट कि इट वुड बी नॉन बिलीवेबल इफ द केस इन्वॉल्व्स एनीथिंग फॉल्स वाज अ केयरलेस सुपर चैट। एक्चुअली इट वाज सेंट एट शॉर्ट स्टार्ट ऑफ लाइव विदाउट वाचिंग फुल स्ट्रीम, सो होप यू अंडरस्टैंड। जी आशीष जी, आई गॉट यू, लेकिन वो हमने कवर कर ही दिया था इस पॉइंट को तो लास्ट टाइम। औलाद बिन हलाला विश्व गुरु जी हिंदू का बेड़ा गर्क मत करो जी। क्या कह रहे हैं सर? उनको कोई बोलो, 11 साल निकल चुके जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी एजुकेशन रिफॉर्म्स। अब उनको कौन बोलेगा? एजुकेशन रिफॉर्म्स में नई एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है, लागू हो रही है। मेरी वाइफ एक स्कूल के प्रिंसिपल है, मुझे मालूम है ग्रास रूट लेवल पे लागू हो रही है। ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। हमारी जुडिशरी को वो तो पूरा तोड़ के नया बनाना पड़ेगा। और वापस, सर मैं बता रहा हूं, वापस पंचायती न्याय व्यवस्था अगर लागू नहीं करेंगे तो ये इसी तरह 40 साल तक मुकदमों को लटकाएगी और छुट्टियां मनाएगी हमारी जुडिशरी। आजकल छुट्टियां चल रही हैं जी, विंटर वेकेशंस चल रहे हैं मीलॉर्ड्स के। बाबा जी नन्हे पहलवान को सुनना तो वैसे ही इज सुपर अवसम, तो आज आपके साथ सुनना वाज डबल अवसम। ही स्पीक्स सो फियरलेसली, ग्रेट एपिसोड। आशीष जी बोल रहे हैं। थैंक यू आशीष जी। आसाराम बापू, रेप केस ऑल्सो कांग्रेस प्लान टू डिफेम सनातनी संत एंड हिंदू को बदनाम करो एंड धर्मांतरण कराओ एंड मुस्लिम को वोट बैंक रखो, संदीप जी कह रहे हैं। मुझे उस केस की डिटेल्स का आइडिया नहीं है तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं उस पर, मुझे पता नहीं है कुछ। बाबा जी आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। सर वो बहुत, ये इतना लंबा प्रश्न है, ये इस पे तो 1-1 घंटे के कई एपिसोड भी होंगे तब भी कवर नहीं होगा। वो उसमें बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी एंगल्स है, बहुत कुछ है। और ये जितने हमारे बाबा जी लोग हैं, इनका जो फाइनेंशियल एम्पायर है वो इट रन्स इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, चाहे वो राम रहीम हो चाहे ये हो। और उनको उनके एम्पायर्स पे किन किन नेताओं की नजर होती है। जय गुरुदेव के पूरे एम्पायर पे मुलायम खानदान की नजर है। पूरा मुलायम खानदान, जय गुरुदेव का एम्पायर जो है वो हजारों करोड़ का है। और मुलायम खानदान की आपसी लड़ाई है, रामगोपाल कब्जा करेंगे कि शिवपाल कब्जा करेंगे। इसी तरह हर बाबा, आप एक काम करिए, ऋषिकेश और हरिद्वार जाइए, अगर वहां 1000 आश्रम है तो 999 डिस्प्यूटेड है, जो पुराने वाले हैं। नए वालों ने फिर प्रिकॉशंस ले लिए। तो हमारे पुरानी सारे, हमारे जितने भी आश्रमों की प्रॉपर्टी है, मंदिरों की प्रॉपर्टी है, मठ है, सब डिस्प्यूटेड है। ये बहुत मतलब इस पे काम करने की जरूरत है। इस पे किसी और दिन बात करेंगे फिर हम। औलाद बिन हलाल विकसित नारी अर ठुकाई फ्रॉम भाईजान, जनरल कैटेगरी मिडिल क्लास का नो जॉब नो लाइफ नो वाइफ नो होप, हिंदू मेन सब सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, ये अतिरंजित मतलब वो है, पर ठीक है। इन 3 कानूनों में सुधार की जरूरत है। निर्भया कानून, दहेज
और SC/ST, इनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, और ये पूरे जो है पुरुष समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अभिशाप। ब्लैक टेंट और बॉडी कैम, वी इनसाइड घर वापसी नॉट विलेंस। ब्लैक टेंट तो कैसे पहनेंगे श्रीकांत जी? बॉडी कैम वाला ही सॉल्यूशन ठीक लगता है। नहीं, पर हमारी जुडिशरी ऐसी है, उसको भी नहीं मानेगी सर। आप बॉडी कैम, आप एक काम करिए, आप CCTV कैमरे की फुटेज दीजिए कि नहीं, मैं तो छुआ भी नहीं, यही आके मेरे चिपट गई, हमारी जुडिशरी नहीं मानेगी, आप देख लीजिए। मैं तो कहता हूं सर, आप एक मान लो एक चीफ जस्टिस बैठा है, उसको बोल दो जी कि आपका नाम रामलाल है, तो मेरा नाम रामलाल है कि नहीं जज साहब डिसाइड करने में 5 साल लेंगे। अपना खुद का नाम, हमारी जुडिशरी का ऐसे बनाया गया है, डिजाइन ऐसे। ठीक बात है। राहुल जी, दोनों क्रिमिनल हैं तो रो क्यों रहे हो तुम? अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये ऐसों को ब्लॉक कर देगा भैया। नहीं सर, क्योंकि बेटा कल को 13 नंबर भी आ सकता है, किसी भी मर्द को कोई भी लड़की फंसा सकती है। ठीक बात है। हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लोगों को ना असल में वो इमोशनली हाई हो जाते हैं, फैक्ट्स को भूल जाते हैं फिर उस समय वो। जी, प्रश्न यही थे बाबा जी हमारे। तो ये सिचुएशन है जी। बाबा जी कुछ छूट तो नहीं गया हमारा, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क? नहीं बहुत। और सर मैं एक बात बताऊं, ये एक ऐसा हमारे साथ दिक्कत है कि हम लोग कोई एक जब हॉट टॉपिक होता है उसको कुछ दिन डिस्कस करते हैं फिर भूल जाते हैं। सर ये रेगुलर, मैं इस मामले में वाकई दीपिका जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो शी इज मतलब वो एक क्रूसेड की तरह वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रही हैं, और वो साधुवाद की पात्र है। मुझे ना आज एक बार तो लगा कि यार मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर मुझे यही बात ध्यान में आई कि जिस तरह से इकोसिस्टम ना रिलेंटलेसली एक चीज को चर्न करता रहता है, घुमाता रहता है, हमारी गलती है कि हम छोड़ देते हैं। वी शुड कीप इट ऑन, ताकि दर्शक जो लोग हैं अपने, वो भूल ना जाए कि ये किस तरह से काम कर रहा है सिस्टम। जी, तो ठीक है बाबा जी, करते हैं समापन की ओर चलते हैं। दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और दर्शकों से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखें कि ये जो आज हमने बात की है वो सबके लिए वैलिड है। किसी अच्छा एक और आ गया, इंडियन आर्मी इज द ओनली यूनिफॉर्म दैट स्टिल हैजंट बीन करप्टेड। वाइन टाइगर इस पे अलग नहीं, ये आपको दूर से बाहर से बैठ के लगता है, हमारे इंडियन आर्मी में भी इतना ज्यादा करप्शन है कि उसको सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडियन आर्मी भी करप्शन में आकंठ यहां तक डूबी हुई है, पर बाकी संस्थाओं की तुलना में साफ है। इसलिए डोंट मेक होली काउज। पहले ही मत मान के बैठ जाइए कि नहीं वो करप्ट नहीं है, वो बहुत करप्ट है। जो आर्मी में लोग, सर आई हैव बीन एन आर्मी किड, माय फादर ही सर्व्ड इंडियन आर्मी फॉर 32 इयर्स। मैंने इंडियन आर्मी के करप्शन को और गंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। अब कुछ साल पहले तक जुडिशरी को भी तो हम होली काव बोलते थे। और जहां होली काव बना दी, बस वहीं पे गड़बड़ शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए, nobody is above scrutiny and nobody is above suspicion and nobody is above criticism. हाँ, होना भी नहीं चाहिए। हम तो भगवान से पूछ लेते हैं। हाँ, भगवान से पूछ लेते हैं हम तो। जी, ठीक है बाबा जी, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों को जय राम जी की। जय श्री राम, हर हर महादेव।